It's very powerful. It's invisible. I don't care if you want to call it a devil or a ghost or a demon. There's something in this home which has the intelligence to inflict physical and psychological harm upon this family. सोचिए, घर बाहर से बिल्कुल साधारण सा, पर अंदर कदम रखते ही आपको लगे कि हवा बदल गई है, जैसे दीवारें आपकी सांसें सुन रही हों और कोई अदृश्य ताकत लगातार आपको देख रही हो। ये कहानी है स्मर्ल परिवार की। साल था 1973। स्मर्ल परिवार रहता था पेंसिल्वेनिया यूएसए के वेस्ट पिटसन इलाके में, लेकिन यहाँ पर आया एक भयानक तूफान जिसके बाद इनका पुराना घर तहस नहस हो गया और इनको एक नए ठिकाने की तलाश थी। चूंकि इस तूफान की वजह से स्मर्ल फैमिली का काफी ज्यादा लॉस हो चुका था, उनको काफी नुकसान हो चुका था, तो वो चाहते थे एक सस्ता घर। और इस बात का इतिहास गवाह है कि जब भी कोई घर सस्ते में मिला है उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती है। तो स्मर्ल फैमिली को चेस स्ट्रीट पर एक नया घर मिल गया। बाहर से देखने पर तो ये एक आम सी बिल्डिंग थी जिसके एक हिस्से में जेक और जैनेट अपनी 4 बेटियों के साथ रहते थे और दूसरी तरफ रहते थे उनके बुजुर्ग माँ बाप जॉन और मैरी। परिवार शुरुआत में तो काफी ज्यादा खुश था, उनको लगा था कि शायद जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके साथ ऐसी ऐसी पैरानॉर्मल घटनाएं होने वाली हैं जिसकी वजह से उनकी जिंदगी के ऊपर 2025 में एक हॉरर मूवी बनेगी, कंजूरिंग द लास्ट राइड। Michael, defend us. Be our safeguard against the devil. In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sanctus. By the power of our Lord. तो सही समझे, आज हम इसी मूवी की रियल लाइफ स्टोरी को जानने वाले हैं कि इस फैमिली के साथ आखिर रियल लाइफ में क्या हुआ था। इस घर में आने के बाद स्मर्ल फैमिली के साथ सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। जेक को काम में प्रमोशन मिल गया था। जेनेट भी एक लोकल स्कूल में वॉलेंटियर का काम करने लगी थी। दादा दादी की सेहत भी एकदम सही चल रही थी। सबको लगा था कि ये घर तो एकदम परफेक्ट है, लेकिन इस परफेक्ट घर ने धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। पहले तो हुई कुछ छोटी छोटी घटनाएं, जैसे कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगती थी, कहीं पर पेंट के ऊपर रहस्यमय तरीके से दाग उभर आते थे जैसे किसी ने जबरदस्ती धब्बे छोड़ दिए हों, और सबसे डरावनी बात, बिजली निकलने के बाद भी अप्लायंस अपने आप ऑन ऑफ होने लगते थे। रात को टीवी अपने आप चालू हो जाता था। और इन घटनाओं के बाद शुरू हुआ बदबू का सिलसिला। घर में भयानक सल्फर जैसी गंध चारों ओर फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नरक के दरवाजे खोल दिए हों। प्लम्बर को बुलाया गया, पाइप्स चेक किए गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर भी इस परिवार के लोगों ने सोचा कि चलो इन सारी छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये घर उन्हें नजरअंदाज नहीं करने वाला था। धीरे धीरे इस घर का माहौल बदल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई अदृश्य शैतानी ताकत पल रही हो। सबसे पहले ये घटनाएं मैरी और जेनेट को महसूस हुई थी। दोनों ने देखा कि घर में उनके हम शक्ल घूम रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, डोपलगैंगर्स, जो बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते थे। डोपलगैंगर ये एक जर्मन शब्द है। इसका मतलब होता है डबल वॉकर, यानी आपका दूसरा रूप, या सीधे सीधे कहूँ तो एक हम शक्ल जो ना आपका भाई है ना आपका रिश्तेदार है, लेकिन ये बिल्कुल आपकी तरह दिखाई देता है और ये ऐसे काम करता है जो आपकी जिंदगी को नरक बना देते हैं। मैरी ने बताया कि वो नकली जेनेट को गालियां बकती सुनती थी, जबकि उसी वक्त असली जेनेट कहीं और होती थी। यहाँ तक कि जेनेट ने खुद अपनी हमशक्ल को उस घर में उल्टे सीधे काम करते हुए गालियां बकते हुए देखा। सोचो अगर आपको अपने ही ईविल कॉपी की आवाज सुनाई दे अपने ही घर में तो कैसा लगेगा। धीरे धीरे घर का पूरा वातावरण डर और घुटन से भर गया। ये केवल डर का खेल नहीं था, अब ये जानलेवा होता जा रहा था, क्योंकि इसी दहशत के बीच जेक की माँ मैरी को हार्ट अटैक आया
उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अब इस परिवार को पहली बार इस बात का एहसास हो गया था कि अब ये घर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन ये सब यहीं पर रुका नहीं, चीजें और वर्स्ट होने वाली थी। एक रात जेक बहुत गहरी नींद में थे। अचानक उनके कानों में अजीब फुसफुसाहटें गूंजने लगी। नींद टूटी तो उन्होंने एक भयानक नजारा देखा, एक ऐसा नजारा जो कोई इंसान कभी भूल ही नहीं सकता। एक काली भयानक परछाई, एक शैतान उनकी पत्नी जेनेट के पैरों के पास मंडरा रहा था। ये इतना अजीब सा एक्सपीरियंस था जिसे देखने के बाद जेक के रोंगटे खड़े हो गए। ये घटनाएं केवल उनको डराने तक नहीं रुकी, अब ये घटनाएं धीरे धीरे जानलेवा होती गईं। जैसे एक दिन छत से लाइट फिक्सचर गिरा, मतलब एक पूरा का पूरा झूमर नीचे गिर गया और इस घटना में जेक की बेटी बहुत बुरी तरीके से घायल हुई। उनकी दूसरी बेटी को भी शैतानों ने नहीं बख्शा। जब वो सीढ़ी से एक दिन उतर रही थी तो उसे किसी ने धक्का दिया, जबकि उसके पीछे कोई भी नहीं था। और साथ ही उनके 75 पाउंड के जर्मन शेफर्ड को भी अनजान शक्तियों ने, अदृश्य आत्माओं ने उठाकर दीवार पर फेंक मारा। उसकी पसलियां डैमेज हो गईं। सोचो कितना खौफनाक मंजर होगा। लेकिन इस घर में रहने वाली स्मर्ल फैमिली कहीं जा भी तो नहीं सकती थी। इस घर को खरीदने के लिए उन्होंने अपनी बची हुई आखिरी पाई तक लगा दी थी। उन्हें इस घर के बारे में भले ही नहीं पता था, लेकिन इस घर को खरीदने जो भी आया था पहले, उसे कुछ ना कुछ इस घर के बारे में जरूर मालूम था, तभी ये घर इतने सस्ते में बिका और तभी कोई भी इसे स्मर्ल फैमिली से खरीदने को तैयार नहीं हो रहा था। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जान भी तो बचानी थी। एक रात जेनेट ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नींद में हवा में उठाकर ले गई। कुछ सेकंड तक वो बिना जमीन को छुए बिस्तर के ऊपर हवा में लटकी रही और ये नजारा उनके पूरे घर वालों ने देखा। हर रात इस घर में एक नया खौफ का मंजर इंतजार करता था। कभी कान फाड़ देने वाली चीखें सुनाई देती थी, तो कभी सूअर की गुर्राहटों जैसी अजीब आवाजें आती थी दीवारों के अंदर से। रात भर ये अजीब घटनाएं देखने के बाद जब स्मर्ल फैमिली का कोई भी सदस्य सो नहीं पाता था, तो उन लोगों की हालतें हर दिन के साथ बदतर होती जा रही थी। और ये अजीब आवाजें सिर्फ परिवार ने ही नहीं सुनी थी, बल्कि पड़ोसी भी बताते थे कि जब घर खाली होता था तब भी उसके अंदर से डरावनी चीखें आती थी। और अब इस घर का सबसे बड़ा निशाना बन चुका था जेक। एक रात जेक ने दावा किया अपने परिवार के सामने कि एक भूतिया साया उनके पास आया था और उसने उनके कान को काट खाया। उन्होंने अपने कान में लगा जख्म भी सबको दिखाया। सभी परिवार के लोग काफी ज्यादा डर गए। जेक ने उस शैतानी आत्मा का नाम भी बताया। उसका नाम था स्कब्स। और इस आत्मा ने उन पर तब हमला किया जब वो रात में आराम से बैठकर टीवी देख रहे थे। लेकिन ये हमले यही नहीं रुके। एक रात को एक आत्मा ने जेक को घुटने के बल गिरा दिया। उनके बाल पकड़कर उन्हें पूरे घर में घुटने के बल घसीटा। उनके पूरे घुटने डैमेज हो गए। उनको बहुत मारा, बेदर्दी से मारा आत्माओं ने। कौन मार रहा था जेक को वो देख भी नहीं पा रहे थे, लेकिन चारों तरफ से उनके ऊपर फिजिकल हमले हो रहे थे। उनको दर्द महसूस हो रहा था। और अब ये हमले घर में सिर्फ डर नहीं फैला रहे थे, बल्कि उन लोगों की आत्माओं को भी तोड़ रहे थे। और इसके बाद उन लोगों ने कुछ सख्त कदम उठाने के फैसले किए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतने लात घूसे खाने के बाद, मतलब अगर मेरे घर में मुझे एक पत्ता भी अपने आप हिलता दिख जाता ना, या मुझे इतनी सी भी भनक हो जाती कि मेरे घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, तो उस घर में सख्त कदम उठाना तो दूर, मैं अपने कदम उठाता और दूर भाग जाता। और ये सब करने की वजह से ही तो हम जैसे लोगों के ऊपर कंजूरिंग जैसी मूवीज नहीं बनती। मूवीज उन पर बनती हैं जो सब कुछ सहते रहते हैं और फिर भी घर में रहते हैं। और ऐसे ही बहादुर और भूतों से ना डरने वाली फैमिलीज का मसीहा बनकर आते हैं एड एंड लॉरेन वॉरेन। साल था 1986। अब तक स्मॉल परिवार की जिंदगी डर और दहशत का दूसरा नाम बन चुकी थी। रोज रोज होने वाले घटनाओं ने उनको तोड़कर रख दिया था और उन्होंने फाइनली वो रास्ता चुना जो कोई भी आम इंसान चुनता, चर्च में जाने का रास्ता। उन्होंने एक कैथोलिक चर्च से मदद मांगी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद प्रार्थना, आशीर्वाद और पवित्र जल के छिड़काव से ये डरावनी ताकतें उनके घर से भाग जाएंगी। मतलब स्मॉल परिवार तो ऐसा सोच रहा था कि इधर से फादर एंटर करेंगे और उधर पीछे के दरवाजे से भूत घर से निकलकर भाग जाएंगे। लेकिन चर्च ने स्मॉल परिवार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने फादर को तो घर पे नहीं भेजा, उन्होंने मदद करने से ही मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि पहले कोई ठोस सबूत लेकर आओ कि तुम्हारे घर में भूत है।
मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई इंसान भूत होने का सबूत कैसे लेकर आएगा, वो तो वहां जाकर ही महसूस करना पड़ेगा ना। लिटरली ये चर्च था या गलती से ये लोग किसी कोर्ट पहुंच गए थे। खैर जो भी था, ये परिवार पूरी तरह से हताश हो चुका था, लेकिन इनके साथ हो रही घटनाएं धीरे धीरे काफी ज्यादा प्रचलित होती जा रही थी और फाइनली इनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया एड एंड लॉरेन वॉरेन ने। इनको खुद नहीं पता था कि ये जिन घटनाओं की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की जांच कर रहे हैं, जिन परिवारों से मिल रहे हैं, उन सब पर एक एक हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी बनने वाली है। काश कि मैं टाइम ट्रेवल कर सकता तो 2025 से उस टाइम में जाकर एड एंड लॉरेन वॉरेन को ये सारी चीजें बता पाता। खैर वॉरेन्स पहुंच गए वेस्ट पिटसन। उन्होंने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा वो समझ गए ये घर नहीं है, ये भूतों का डेरा है। एक अजीब सी ठंडक, जैसे कोई अदृश्य बर्फीली लहर शरीर में उतर रही हो। उनकी नजरें दीवारों पर घूमी, फिर उन्होंने कहा कि ये घर सामान्य नहीं है, यहाँ बहुत कुछ खतरनाक छुपा है। एंड लिटरली इनके द्वारा इन्वेस्टिगेटेड किए गए हर घर के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं एंड मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हर घर में जाकर एड एंड लॉरेन वॉरेन का यही रिएक्शन होता था कि ये घर सामान्य नहीं है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ये घर सच में ही नॉर्मल नहीं था, क्योंकि जैसे ही एड ने अपना क्रॉस निकाल कर मंत्र वंत्र पढ़ने शुरू किए ना, परिवार के सामने और वॉरेन्स के सामने एक काला साया जमीन में से उभर कर आकार लेने लगा। मतलब इमेजिन, एक काला धुआं दीवारों से और फर्श से निकल रहा है और वो एक आकृति ले रहा है एक इंसान की, और फिर एक झटके में एक धमाके के साथ वो काला धुआं पूरे घर में फैल गया। सभी का सांस लेना मुश्किल हो गया, सभी को घर से बाहर आना पड़ा। उसके बाद एड ने वाइकर बैरे के टाइम्स लेडर नाम के एक लोकल अखबार को बयान दिया, जिसके शब्द आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। द घोस्ट, डेविल, डीमन और whatever you call it, it's in that home. It's very powerful. It's invisible. I don't care if you want to call it a devil or a ghost or a demon. There's something in this home which has the intelligence to inflict physical and psychological harm upon this family. इस घर के भूतों से निपटने के लिए लॉरेन ने बड़ा अलग सा रास्ता अपनाया, कुछ ऐसा किया जो वो जनरली नहीं किया करती। वो इस घर के हर कोने में गईं और साथ में लेकर गईं वो स्मर्ल परिवार की दोनों बेटियों को। वो उन बेटियों से बातें करती जाती, घर के कोने कोने में घूमती जाती। वो चाहती थी कि आत्माएं खुद ब खुद लॉरेन के सामने आ जाएं। आत्माएं तो सामने नहीं आई, लेकिन लॉरेन को ये जरूर पता चल गया कि इस घर में कौन कौन है। और उन्होंने जब शाम को पूरे घर वालों को एक साथ बिठाकर बताया तो सबके होश उड़ गए। लॉरेंस के मुताबिक इस घर में केवल एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग आत्माएं मौजूद हैं। एक बुजुर्ग महिला, एक जवान लेकिन काफी क्रूअल लड़की की आत्मा, एक आदमी की आत्मा जिसकी इसी घर में दर्दनाक मौत हुई थी, और साथ ही एक पोल्टरजीस्ट जो सभी को कंट्रोल कर रहा था। और यही वो पोल्टरजीस्ट था जो जेक को रात में मारा करता था, उसके बाल पकड़कर उसे घुटनों के बल घसीटा करता था। और ये सारी जो भी घटनाएं हो रही थी उन सबके पीछे इसी की कंट्रोलिंग थी। यही उस परिवार को तोड़ना चाहता था, खत्म करना चाहता था, क्योंकि ये उस घर में रहने वाली सबसे पुरानी आत्मा थी और जो भी इस घर में आता था ये पोल्टरजीस्ट उसके पीछे पड़ जाता था। हालांकि इस घर में इस परिवार से पहले जो लोग रहते थे उनके साथ इतनी कोई ज्यादा भयानक घटनाएं नहीं हुई थी। शायद इस परिवार में ही कुछ ऐसा खास था जो उस आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। एड का कहना था कि ये दानव धीरे धीरे ताकतवर होता गया। जैसे जैसे इस परिवार ने यहाँ रहना शुरू किया वैसे वैसे उनकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को चूस कर ये अपनी शक्ति बढ़ाता गया। एड के पास उस दानव की आवाजों की ऑडियो रिकॉर्डिंग होने का भी दावा है। उन्होंने खुद देखा है कि बेडरूम में रखी चीजें अपने आप हिल रही थी, अलमारी का सामान नीचे गिर रहा था बिना किसी इंसान के छुए। और जब एड ने जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर आदेश दिया क्रॉस हाथ में लेकर कि इस घर को छोड़ दो, तब ऐसा लगा जैसे घर की दीवारें कांप उठी हों। कपाती हुई ऊर्जा पूरे घर में फैल गई, लेकिन आत्माएं टस से मस नहीं हुई, क्योंकि वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी बल्कि लोगों को यहाँ से भगाना चाहती थी। अब ये सारी घटनाएं होने के बाद चर्च का ध्यान भी स्मर्ल परिवार की तरफ गया। उन्हें भी लगा कि लगता है परिवार सच में संकट में है। उन्होंने कुछ फादर्स को भेजा, पवित्र जल लेकर भेजा, एक्सॉर्सिज्म टाइप की छोटी मोटी प्रोसेस पूजा पाठ करने के लिए भेजा, लेकिन इन सब से कोई फायदा नहीं हुआ। इवन ये आत्माएं इतनी
चालाक थी कि जब भी घर में कोई इस तरीके से रिचुअल परफॉर्म करने आता तो वो घर में हर तरीके की पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रोक देती, ताकि हर कोई यही सोचे कि यार इस स्मर्ल फैमिली के लोग ही पागल हैं। वेट पिट्सटन का ये साधारण सा घर अचानक से एक सुपर नेचुरल हॉटस्पॉट बन गया था। लोग घर के बाहर इकट्ठे होने लगे थे। कुछ लोग रात के टाइम इस घर की आवाजें सुनने की कोशिश करते थे और कुछ लोग इस घर के लोगों को परेशान करने के लिए बाहर से पत्थर फेंक कर भी चले जाते थे। कुछ ही दिनों में इस परिवार का ये घर एक मीडिया सर्कस बन गया। चारों तरफ घर के कैमरे, इंटरव्यू, दुनिया भर की निगाहें उन पर टिक गईं। हर कोई उनका इंटरव्यू लेना चाहता था, उनके आर्टिकल्स को मैगजीन में पब्लिश करना चाहता था। कुछ लोग उनकी बातों को सही मानते थे, कुछ लोग उन्हें झूठा साबित करने के लिए अलग अलग तर्क देते थे, लेकिन उनकी मदद कोई नहीं कर रहा था। कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो उनके साथ एक रात उस घर में गुजारने की हिम्मत करके दिखाए। स्थानीय पत्रकार और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने इनकी सारी बातों को झूठा बोल दिया, कहा कि ये सब एक होक्स है। सब लोग मिलकर इस परिवार के ऐसे पीछे पड़ गए थे कि इस परिवार की हिम्मत जवाब दे गई। उन्होंने सोचा कि एक तरफ भूत हमारा खून पी रहे हैं और दूसरी तरफ ये इंसानों को जब से ये चीज पता चली है तब से ये लोग भी हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। एडन वॉरेंस ने भी बहुत कोशिशें की, लेकिन वो आत्माएं तो घर छोड़ना ही नहीं चाह रही थी। तो ऐसे में लिया गया एक बहुत कठिन फैसला। स्मर्ल फैमिली को ये घर छोड़ना ही पड़ा। साल था 1987। इस परिवार ने एक बड़ा फैसला किया जब इसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। उन्होंने इस चेस स्ट्रीट पर बने इस हॉन्टेड घर को एक दशक रहने के बाद छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने बैग पैक किए, घर को अलविदा कहा और लौट आए विक्स बैरे, ये सोच कर के शायद यहाँ उनको कुछ राहत मिले। 1988 में रॉबर्ट क्यूरन ने वॉरेन से मिलकर एक किताब लिखी, द हॉन्टेड वन फैमिलीज नाइटमेयर। इस किताब में इस परिवार ने अपने अनुभवों को सामने लाने की कोशिश की। साथ ही इस किताब पर बेस्ड एक मूवी भी बनी थी बहुत पहले, इसका नाम भी सेम था, वन फैमिलीज नाइटमेयर। लेकिन ये जगह छोड़ने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे कुछ आत्माएं इनके साथ आ गई थी। इनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो ही रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनका बुरा वक्त चल रहा हो। 1989 में एक चर्च ने एक सैंक्शन्ड एक्सोर्सिज्म के दौरान इस परिवार के ऊपर एक सुपरनैचुरल परसिक्यूशन किया और उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाई। देखो वो समय ही कुछ ऐसा था जब विदेशों में ट्रेंड चल रहा था। हर दूसरे तीसरे घर में ऐसा कहा जाता था कि ये घर हॉन्टेड है, ये पुराना है, क्योंकि उस समय के घर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के बने हुए घर थे, काफी सस्ते में लोगों को मिल जाते थे और पॉसिबल भी है कि वहां पर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल होता भी हो। और इन्हीं सारी घटनाओं के ऊपर बेस्ड थी कॉन्जरिंग की सारी मूवीज। अब एक्चुअली में उन घरों में कुछ भूतिया घटनाएं होती थी या केवल इस वजह से कि हमारा घर फेमस हो जाए, मीडिया की लाइमलाइट में आ जाए, इस चक्कर में लोग अपने घरों के बारे में उल्टी सीधी कहानियां उड़ाते थे, ये तो नहीं मालूम। लेकिन ये जरूर मालूम है कि स्मर्ल फैमिली के साथ काफी बुरा हुआ। लेकिन मानना पड़ेगा इतना कुछ होने के बाद भी इस परिवार के सदस्यों ने हिम्मत नहीं हारी। हालांकि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये काम उन्हें 1-2 साल में ही कर लेना चाहिए था। 10-12 साल वेट करने की जरूरत नहीं थी। तो अगर तुम भी वेट कर रहे हो कि गौरव भाई का वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद हम वीडियो को लाइक करेंगे, तो भाई वीडियो खत्म हो चुका है। वीडियो को लाइक करो और अगर ऐसे ही भूतिया वीडियोस देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।